थैंक यू। गुजरात प्रदेश કોંગ્રેસ સમિતિ રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે આપ સૌ પત્રકાર મિત્રોનું ખૂબ ખૂબ પ્રેસ વાર્તામાં સ્વાગત છે। આજની આ પ્રેસ વાર્તામાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના અમારા પ્રવક્તા અને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મીડિયા ઇન્ચાર્જ એવા માનનીય આલોક શર્માજી અત્રે ઉપલબ્ધ છે। સાથે સાથે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના કાર્યકારી પ્રમુખ અને ધારાસભ્ય માનનીય શ્રી હિંમતસિંહજી પટેલ પણ આપની સાથે વાત કરશે। મારી સાથે મારા સાથી મિત્ર મીડિયા પેનલિસ્ટ હિરેનભાઈ બેંકર પણ અહીંયા ઉપલબ્ધ છે। તેમની પણ નોંધ લઈને હું સીધી શરૂઆત અને વિનંતી કરીશ માનનીય શ્રી આલોક શર્માજીને। धन्यवाद हेमांग भाई। सर्वप्रथम यहाँ पर इस सभागार में आए तमाम पत्रकार बंधुओं का, पत्रकार मित्रों का स्वागत है और धन्यवाद भी है आप लोग अपना कीमती समय निकालकर सुबह शाम जो भी समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से रहता है आप लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं, हम उसके लिए आपके हमेशा आभारी। देखिए, मोदी साहब भी आए, अमित शाह जी भी अहमदाबाद के दौरे पर हैं। बहुत से विषय उन्होंने उठाए और हमने उन विषयों का उत्तर दिया। आज हम थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पर आपसे बात करना चाहते हैं। बार बार इस सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया और कांग्रेस ने क्या नहीं किया। और मोदी साहब तो यहाँ तक 2014 में दूसरे विदेशों में जाकर भी ये कह आए थे कि 2014 से पहले जो लोग हिंदुस्तान में जन्म लेते हैं उन लोगों को हिंदुस्तानी बताते हुए शर्म आती है। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को और देश की जनता, खासतौर पर गुजरात की जनता को कुछ चीज़ें वापस से ध्यान में लाना चाहूँगा। वैसे तो सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में चाहे वो यूपीए 1 रहा हो, यूपीए 2 रहा हो, चाहे वो इंदिरा जी का समय रहा हो, चाहे वो पंडित नेहरू जी का समय रहा हो, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हों, नरसिम्हा राव जी रहे हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, एक लंबी फहरिस्त है कि आज इस राष्ट्र को यहाँ तक पहुँचाने में कांग्रेस का क्या योगदान है। बहुत पीछे न जाते हुए अगर आप इंदिरा जी का शासनकाल देखें तो राज्यों को जिस तरह से सिक्किम को भी जोड़ा गया, जिस तरह से पिछड़ों को आगे लाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम से लेकर तमाम कार्यक्रम उस समय पर चलाए गए, जिस तरह से 32 रुपया पर कैपिटा इनकम थी 1947 में, और देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके शासनकाल में पर कैपिटा इनकम लगभग 27% गिरी है। 1,14,000 जो पर कैपिटा इनकम थी वो घटकर 91,000 पर आ गई है। तो तमाम इन विषयों पर मैं कुछ चीज़ें लेकर बैठा हूँ आज। उसके बाद गुजरात से संबंध में हमारे बड़े भाई वर्किंग प्रेसिडेंट जीपीसीसी के पटेल साहब भी आपसे कुछ बात करेंगे। कल माननीय गृह मंत्री साहब ने भी कुछ सवाल उठाए थे कि सरकार अगर 27 साल से यहाँ पर सत्ता में नहीं थी तो कांग्रेस कैसे विकास कर सकती है। उसके ऊपर भी कुछ ध्यान आकर्षण हम करना चाहेंगे। यूपीए 1 और यूपीए 2 तक की अगर हम बात कर लें तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। सबसे पहला जो अधिकार 2006 में सूचना का अधिकार दिया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से वो संविधान निर्माण रहा हो और संविधान निर्माण के बाद चाहे उस संविधान में जितने भी संशोधन रहे हों, अमेंडमेंट जितने भी रहे हों, हमने हमेशा जनता को अधिकार देने की बात की है। और भाजपा सरकार और आरएसएस की सरकार ने हमेशा से अधिकारों को कैसे छीना जाए, अधिकारों को कैसे दमन के साथ कुचला जाए, वो जीती जाती बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और ये पूरी तरह से आज वानगी हम आपके सामने रखेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक ऐसा अधिकार था कि एक सूचना कोई भी अगर आपको चाहिए तो आप सूचना ले सकते हैं किसी भी अधिकारी से। एक तरफ हमने सूचना के अधिकार को मजबूत किया और एक तरफ इस सरकार ने 3 अमेंडमेंट के माध्यम से सूचना के अधिकार को पूरी तरह से नष्ट नाबूद किया, कुचल दिया। तमाम चीजों को ऐसे खानों में पहुंचा दिया जहां से आप सूचना ले नहीं सकते हैं।
उनको वर्गीकृत खातों में पहुंचा के कि इन चीजों के खाते नहीं, सूचना नहीं मिल सकती है। और एक नया प्रकरण सूचना के अधिकार में इन लोगों ने किया कि अगर कहीं पर सूचना सरकार के खिलाफ आती हो तो वो सूचना बाहर नहीं आती है। आप सेकंड स्टेज पे कमिश्नर में आप घूमते रहिए, सूचना नहीं आती। दूसरा, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है और हिंदुस्तान एक यंग नेशन है, अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पूरी तरह से नहीं पढ़ा पाते थे। माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में राइट टू एजुकेशन, कि किस तरह से शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को मिले। 2009 में जब सूचना का अधिकार आया, राइट टू एजुकेशन, लगभग 3 करोड़ बच्चे जो शिक्षा से वंचित थे विभिन्न राज्यों में, राइट टू एजुकेशन में सरकार खर्चा उठाएगी और उन बच्चों को शिक्षा मिलेगी। इसके बाद तीसरी एक और चीज आई कि बच्चे जा तो रहे लेकिन उनका खाना, उनका भोजन, मजदूर का बच्चा, गरीब का बच्चा स्कूल अगर जाएगा तो माँ बाप क्या अपनी मजदूरी छोड़कर, अपने खेत खलियान को छोड़कर, क्या खेडूत खाना बनाएगा उस बच्चों के लिए, क्या करेगा? मिड डे मील स्कीम यूपीए 1 और यूपीए 2 लेकर आई। तो मैं आज भाजपा के छत्रपों से पूछना चाहता हूं कि इन तमाम योजनाओं का कितना पैसा गुजरात में भी आया, और गुजरात की जनता का वो हक था, हम ये मानते हैं, लेकिन एक तरफा बात मत कीजिए आप। शिक्षा का अधिकार था जिसकी वजह से लिटरेसी में, साक्षरता में एकदम उछाल आया कि गरीब का बच्चा भी अगर पढ़ेगा। एक तरफ हमने शिक्षा का अधिकार दिया और एक तरफ कोरोना काल में जिस तरह से लगभग 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों का ड्रॉप आउट हुआ, जिन बच्चों का स्कूल जाना छूट गया, ये केंद्र सरकार और गुजरात की सरकार उस पर कोई काम नहीं कर रही। एक तरफ हमारे समय में एआईसीटी के तहत लगभग 5000 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, और मोदी साहब ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके शासनकाल में लगभग 800 इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदुस्तान के बंद हुए, और जो चल रहे हैं उनकी भी जो स्थिति है वो कॉलेज वाले बेहतर बता सकते हैं। हमने हमेशा जैसा कि कहा कि हमने अधिकारों की बात की, चाहे वो 73वां और 74वां संशोधन रहा हो, 73rd 74th अमेंडमेंट, इन गांव में पंचायत को, नगर पालिका को, नगर परिषद को, निगम को हम अधिकार देंगे। राजीव जी 73rd 74th अमेंडमेंट को पूरा जिस तरह से आईटी क्रांति और कंप्यूटर के माध्यम से युवाओं को पूरी तरह से मजबूत करके गए। आज मैं भाजपा के छत्रपों से पूछना चाहता हूं, जब कंप्यूटर आया था तो आपने नई दिल्ली से लेकर और अहमदाबाद तक हर जगह पुतले जलाए थे कि कंप्यूटर आएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। आज आपका क्या मत है? क्योंकि कांग्रेस की ही देन है कि आज नासा में, अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जो हैं, ये माननीय राजीव गांधी जी की ही दूरदृष्टिता थी। कितने गुजरात के हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन पीआर और वीजा लेकर बाहर गए, और किस तरह से उन्होंने देश का नाम रोशन किया, कि भाजपा अपने अंदर झांके, सोचे। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के लिए, उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए जिस तरह से हमने काम किया, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का गठन और तमाम चीजें, आज भाजपा बताए नॉर्थ ईस्ट के लिए उन्होंने क्या किया। 2006 में कल माननीय गृह मंत्री महोदय ने आदिवासियों की बात की थी। हम आज पूछना चाहते हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया था जल, जंगल और जमीन पर, कि वहां की जमीन पर, वहां की पानी पर, वहां के संसाधनों पर आदिवासियों का अधिकार रहेगा। वो 2006 का कानून अभी तक गुजरात के अंदर लागू क्यों नहीं हुआ? इसी के साथ साथ 2013 का लैंड एक्विजिशन बिल आया था, भूमि अधिग्रहण कानून। हम अधिकार देने की बात करते हैं हमारी सरकार जब भी आती है, और ये केवल प्रचार की बात करते हैं। हम पूछना चाहते हैं, लैंड एक्विजिशन बिल में इस सरकार ने 2014 के आने के बाद किसानों का गला घोटने के लिए 4 बार ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आई है, और उस लैंड एक्विजिशन बिल में बदलाव क्यों किया? इस बात का उत्तर दें। भू सुधार, लैंड डेवलपमेंट, भूमि के सुधार के लिए, कंसोलिडेशन के लिए, चकबंदी के लिए, गरीबों को हक दिलाने के लिए क्या इस सरकार ने एक भी कदम
गुजरात की सरकार हो और चाहे केंद्र की सरकार हो, उसने क्या कोई भी एक कदम उठाया है? इसके बदले ये लोग 3 काले कानून कृषि के लेकर आए, अपने जो मित्र थे कि उनके गोडाउन भरे जा सकें, उनको सस्ते में जमीनें दी जा सकें। हमारे पूर्वज, हमारे बड़े भाई बहनों, हमारे माता पिता के इनकम टैक्स के टैक्स पेयर से जो एफसीआई के गोडाउन बने हैं, वो इनके मित्रों को दिए जा सकें, उसकी एक चाल थी जिसको किसान भाइयों ने पूरी तरह से खत्म किया, उस चाल को बर्बाद किया, इनकी को उस चाल को साबित नहीं होने दिया। हम पूछना चाहते हैं कि हमारे समय में किसानों की आमदनी से घटकर आपके समय में किसानों की आमदनी घट क्यों रही है? आपने तो कहा था भाइयों बहनों मित्रों 2022 तक सबको घर मिल जाएगा और किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो मोदी साहब, वो आमदनी 2022 भी आ गया। प्रति व्यक्ति किसान की आय 32 रुपए से घटकर 27 रुपए क्यों हो गई? इस बात का आप उत्तर दें। 2013 में हम एक बिल लेकर आए थे जो संसद के एक हिस्से से पास हो गया था, फूड सिक्योरिटी बिल। आप लोगों को, पत्रकार बंधुओं को याद होगा, फूड सिक्योरिटी बिल राज्यसभा से पास हो गया था, लोकसभा से रह गया था। हम पूछना चाहते हैं, फूड सिक्योरिटी बिल के ऊपर आप लोगों ने काम क्यों नहीं किया? और आपने फूड सिक्योरिटी बिल के ऊपर काम नहीं किया, उसी का नतीजा है कि आज 79% के लगभग जो बच्चे हैं 5 साल से छोटे, वो कुपोषित हैं हिंदुस्तान में। यह आप ही की नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। लगभग 64% बच्चे 5 साल से 8 साल की आयु में एनीमिक हैं, उनमें आयरन की कमी है। मोदी साहब, हमने तो अधिकार देने की बात की थी। भाजपा, आप बताएं कि आपने उन अधिकारों को छीनने का काम क्यों किया? हमने बहुत से एनएचआई के टोलों को खत्म करने का काम किया था। आपने टोल एनएचआई में बढ़ाने का काम किया। आपने कहीं ना कहीं जनता की जेब से पैसा निकालने का काम किया। 2014 में 1100 के करीब एनएचआई के टोल थे पूरे हिंदुस्तान में। आज आप सोच सकते हैं कितने टोल होंगे हिंदुस्तान में? लगभग 3000 टोल हैं और उन पर जो टोल की दर है वो कई गुना बढ़ गई। और उसके बावजूद जो एनएचआई के ऊपर कर्जा था 33,000 करोड़ का, वो लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। एक तरफ आपने देश की जनता की जेब काटी, दूसरी तरफ आपने उस डिपार्टमेंट को पूरी तरह से कर्जे में धकेल दिया। इसके बाद हमारे यहां पर जब पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें $134 तक गई, हमने सब्सिडी के माध्यम से देश की जनता को अधिकार दिया कि आपको सस्ता पेट्रोल डीजल मिल सके। आपने सबसे पहले आते ही उन तमाम सब्सिडीज को खत्म कर दिया। उस समय लगभग 1 लाख करोड़ की सब्सिडी हिंदुस्तान की सरकार देती थी। अगर और प्रिसाइज जाऊं तो लगभग 97,600 करोड़ की सब्सिडी केंद्र सरकार देती थी, जिसका फायदा सीधे सीधे देश की जनता को होता था। आज हालत यह है कि सब चीजों की सब्सिडी आपने समाप्त कर दी है। आपने रिसर्च का पैसा एजुकेशन में कम कर दिया, आपने एससी एसटी का वजीफा कम कर दिया। हमने अधिकार दिए, आपने अधिकार छीने। हम पूछना चाहते हैं कि सब्सिडी के माध्यम से जो गरीब आदमी का बच्चा पढ़ सकता था, गरीब आदमी का बच्चा स्वास्थ्य सेवाएं ले सकता था, गरीब माताएं बहनें सस्ता सिलेंडर उपयोग करके अपनी सेहत को ठीक रख सकती थी, आपने वो उज्ज्वला के माध्यम से जो नौटंकी की, जिसमें 87% के करीब सिलेंडर रिफिल नहीं हुए, वो पूरा एक गबन था, घोटाला था। आपने सरकार की पूरी मशीनरी के साथ मिलकर देश की जनता की आंखों में धूल झोंकी और इस तरह की योजनाएं लेकर आए जिससे देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार हुआ। हमने हमेशा अधिकार दिए, आपने अधिकार छीने। हमने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का काम किया, चाहे वो पंडित नेहरू जी से लेकर इलेक्शन कमीशन से लेकर और तमाम संस्थाएं जो थी उसको हमने मजबूत करने का काम किया। लेकिन आपके शासनकाल में
तमाम संवैधानिक संस्थाएं आपकी केवल और केवल पिट्ठू बनकर रह गई हैं। आपने उनको अपना पिछलग्गू बना लिया है और हालत यह है कि सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यालय दिल्ली पुलिस रात को 2 बजे जाकर घेर लेती है और आप फिर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों को अधिकार दिए, आपने हमेशा अधिकार उनके छीने। हमने राइट टू एजुकेशन दिया, आपने गुजरात की जनता को प्राइवेटाइजेशन और महंगी शिक्षा दी। हमने आईआईटी और एम्स बनाए, आपने जो बने बनाए हॉस्पिटल थे, जो बने बनाए मेडिकल कॉलेज थे, वो अपने व्यापारी मित्रों को दिए। हमने 70 वर्षों में सैकड़ों संस्थाएं बनाई, हमने तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम मंत्रालयों को मजबूत किया, आपने उनके संस्थानों को कौड़ियों के भाव में अपने दोस्तों को बेचा। हालत यह है कि रेलवे की जमीन हो, डिफेंस की जमीन हो, डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर, चाहे वो पवन हंस हो, चाहे कोई कंपनी हो, आपने सैकड़ों कंपनियों को कौड़ियों के भाव में बेचा। इस बार गुजरात में आए तो जवाब दीजिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में जो अधिकार दिए गए और जो संसाधन देश के बनाए गए, उन अधिकारों और संसाधनों को आप क्यों प्राइवेट लोगों को बेच रहे हैं। हमारे समय पे तमाम आंकड़े आते थे, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो रुपए से संबंधित हो, चाहे वो एनसीआरबी के आंकड़े हो, चाहे वो महिलाओं पर अत्याचार के आंकड़े हो, चाहे किसानों की आत्महत्याओं के आंकड़े हो। आपने तमाम आंकड़ों के ऊपर ताला लगा दिया। आज आंकड़े नहीं आते हैं, छन छन के आते हैं और केवल वो आंकड़े आते हैं, वो डाटा आते हैं जिनके अंदर सरकार के ऊपर सवाल न उठता हो। आपने जिस तरह से किसानों की आत्महत्या के आंकड़े 2014 के बाद मात्र 2 बार आए, हमने किसानों की आत्महत्या की दर को घटाया और आपके समय में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूरों की जो आत्महत्याएं हैं वो 2.23 लगभग 2.5 गुना के करीब बढ़ गई। हमने अधिकार दिया मनरेगा का, आपने मनरेगा में जिस तरह से बदलाव किए, मनरेगा को जिस तरह से मटेरियल के साथ जोड़ा गया, मनरेगा के पैसे रोके गए राज्यों के, मनरेगा के नाम पर केवल और केवल संसद में भाषण दिया गया, आपने अधिकार को कुचल दिया। हमने अधिकार दिया था और आज राजस्थान की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार तमाम अधिकार देने पर लगी हुई है। आज भी वहां पर कांग्रेस शासित जो भी राज्य हैं वहां पर अधिकारों की आज भी बात होती है, लेकिन आपने अधिकारों को छीनना बेहतर समझा। हम पूछना चाहते हैं, एक वो आरएसएस के पिट्ठू रहे, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जानबूझकर, उनका नाम था अन्ना हजारे। लोकपाल बिल कहां है? आज जन लोकपाल बिल और लोकपाल बिल आएंगे, ये सरकार क्यों नहीं बात करती? आज गुजरात में सरकार के खिलाफ कितनी एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं जिन पर फैसला नहीं हो रहा। वो लोकपाल बिल कहां चला गया जो संसद में पास हुआ था? हमने अधिकार दिया था, हमारी आलोचना भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आपने उसका कभी जिक्र नहीं किया। आप रोज नए गोलपोस्ट बदलते हैं और रोज नए गोलपोस्ट बदल के आप आगे भाग जाते हैं। जिस समय पर मोदी जी 2014 में 26 मई को देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस दिन देश के ऊपर जितना कर्जा था, आज उस कर्जे से पूरा 4 गुना कर्जा है। मोदी साहब, आप कर्जे की सरकार चला रहे हैं। एक तरफ आप अधिकारों को छीन रहे हैं जनता के, जनता को महंगाई में ढकेल रहे हैं, जनता को कर्जे में ढकेल रहे हैं, जनता को आप बेरोजगारी में ढकेल रहे हैं, और फिर आप पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। आप लोगों को याद होगा, आप सभी सीनियर पत्रकार बंधु हैं, कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए, नगर पालिका नगर पंचायतों के लिए जेएनआरएमयू का पैसा, जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन का पैसा, अकेले अहमदाबाद शहर को 5,000 करोड़ रुपए आया था, जिस पर ये तमाम बीआरटी और तमाम जिस तरह की शुरुआत मेट्रो ट्रेन की हुई, सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार से आया था। अकेले एक शहर के लिए 5,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा
केंद्र सरकार ने दिया था और देश के गृह मंत्री पूछते हैं कि केंद्र सरकार ने क्या किया था। हम पूछना चाहते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए, पॉल्यूशन को शहरों में कम करने के लिए केंद्र सरकार ने गुजरात में कितना पैसा दिया है पिछले 8 वर्षों में, उसका खुलासा किया जाए। कितनी कटौती उसके अंदर की गई है, उसका खुलासा किया जाए। एक तरफ हमने आधार कार्ड दिया, आधार कार्ड की खिलाफत करने वाले भी कौन थे? मोदी साहब थे, भाजपा थी। एक तरफ जब हम जीएसटी में वन नेशन वन टैक्स लेकर आ रहे थे तो सबसे ज्यादा विरोध करने वाला कौन था? मोदी साहब। कि संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा, फेडरल स्ट्रक्चर पर मार लगेगी। आज हम पूछना चाहते हैं, गलत जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन जिसमें 1 नेशन और 5 टैक्स हैं, आप बताएं कि जीएसटी के कितने मामले पेंडिंग हैं और जीएसटी का कितना बकाया लोगों का है और कितना बकाया राज्यों का है। मोदी साहब, जो आपने जीएसटी का पैसा रोका हुआ, हम तो पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में लाना चाहते थे, हम तो तमाम चीजों को, बाकियों को भी, चाहे वो लिकर हो, उसको भी जीएसटी में लाना चाहते थे। आपकी जीएसटी काउंसिल कब पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लेकर आएगी? क्योंकि उससे बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। यही कारण था साथियों कि यूपीए 1, यूपीए 2 या उससे पहले की सरकारों में, यूपीए 1 और यूपीए 2 में 12.5 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे। लेकिन मोदी साहब, आपके पिछले 3 साल के कार्यकाल में 6.5 करोड़ लोग केवल 3 साल में वापस पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं। 22.5 करोड़ लोग गरीब हो गए। हमने एक तरफ रोजगार की गारंटी दी, मनरेगा, और आपने जो तमाम रोजगार पहले से थे उनको ही समाप्त कर दिया। एसएससी में जो क्लरिकल और असिस्टेंट ग्रेड का एग्जाम होता है, जिसमें एक सामान्य वर्ग का बच्चा जाता है, 68 से 69,000 रिक्रूटमेंट हर साल होती थी। आपके 8 सालों की एवरेज 30,000 के करीब है। आपने आधे से भी कम रिक्रूटमेंट कर दिया। यूपीएससी, पिछले साल का एग्जाम्पल देता हूं, वैकेंसी निकली 1216, रिजल्ट आया 667 का। लेकिन मोदी साहब चीते तो ले ही आए हैं, चीतों पर ही बात कर लेते हैं, रोजगार पर बात क्यों की जाए? और अब तो एक वो फीमेल चीतन जो है प्रेग्नेंट भी हो गई है। मोदी साहब हो सकता है अगले मन की बात में बताएं कि वो वहीं से आई थी प्रेग्नेंट, यहां आके प्रेग्नेंट हुई है। इस सरकार का क्या स्तर हो गया है? युवाओं की बात नहीं करते, पूरा दिन उनको फोटो खिंचवाना होता है, पूरा दिन लाइमलाइट में होना होता है। केवल और केवल मेरा भाषण सुने पूरा देश और पेट से ऊपर कुछ ना सोचे, दिल और दिमाग की बात ये देश ना सोचे। ये आरएसएस की पुरानी सोच रही है, उसी पर ये सरकार काम कर रही है। नो डाटा गवर्नमेंट, कोई डाटा हमारे पास नहीं है। हम ना ऑक्सीजन से कितनी मौत हुई ये बताएंगे, ना किसानों ने आत्महत्या की वो बताएंगे, ना दंगों की संख्या बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि हम स्वयंभू भगवान हैं। सेल्फ डिक्लेयर्ड गॉड है ये सरकार, कि जो ये कह रही है बस वही ठीक है, बाकी पूरा गलत है। आपने देखा होगा गुजरात में हमारे चुनाव का जो मेन कैंपेन है वो भी कांग्रेस ने काम बोले छे। तो हमारा काम जो है वास्तव में धीरे धीरे, क्योंकि एक राष्ट्र, एक देश का निर्माण एक दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती। एक तरफ हमने तमाम अधिकारों की बात की, लिस्ट बहुत लंबी है। एक तरफ इन्होंने अधिकारों को खत्म करने की बात की। तमाम संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो आरबीआई हो, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी कहना पड़ा कि हमारे कामकाज में इंटरफेरेंस सरकार का रहता है। सीबीआई, ईडी का जितना दुरुपयोग हुआ वो पूरे देश ने देखा है कि केवल विपक्ष के लिए किस तरह से कुछ संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटर ऑर्गेनाइजेशन बनकर काम करती हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया?
वो 5 किलो राशन देते हैं, 80 करोड़ का आंकड़ा बताते हैं। मुझे आंकड़ा कभी नहीं मिला ये 80 करोड़ लोगों को कहां दिया जा रहा है, वो आंकड़ा कहां से आ रहा है। एक इनकी अहंकार शिरोमणि मंत्री महोदय है, उन्होंने आंकड़ा दिया और मीडिया में वही आंकड़ा चलता शुरू हो गया। स्मृति ईरानी जी, याद होगा आप लोगों को। वो कह रहे 5 किलो राशन हमने 80 करोड़ लोगों को दे दिया, इससे बड़ी उपलब्धि हो सकती है क्या? 22.5 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन पहुंचा दिया, इससे बड़ी उपलब्धि हो सकती है क्या? प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से पीछे पहुंचा दिया। खैर चीते तो आ ही गए हैं, अब फिर बाकी बातें क्यों की जाएं। मोदी जी कह रहे हैं इतना कुछ कर दिया मैंने 18 घंटे काम करते हुए। इन्होंने क्या दिया? 3 काले कानून, 1 साल विवाद, 900 से ज्यादा किसानों की मृत्यु, फिर वापस नोटबंदी। अभी आप लोगों ने 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का देखा होगा आदेश, परसों का। सुप्रीम कोर्ट में भी पूछा जा रहा है कि भाई नोटबंदी किसने की थी? क्या आरबीआई का कोरम डायरेक्टर्स का पूरा था कि नहीं था? नोटबंदी क्यों की गई थी? ऐसी क्या आफत थी कि रातों रात आपको 8 बजे नोटबंदी करने की आवश्यकता हुई? हम भी पूछना चाहते हैं, नोटबंदी में कितना काला धन आया, कितना पीला आया, कितना सफेद आया? 1 साल लग गया आरबीआई को, जब तक गुजरात का चुनाव 2017 का नहीं हुआ, उससे पहले आरबीआई ने आंकड़े जारी नहीं किए, याद होगा आप लोगों को। 1 साल लग गया। क्या घोटाला था? इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी घोटाला था। मोदी साहब, आप आए तो गुजरात में कहिए कि मैंने नोटबंदी की थी और नोटबंदी के नाम पर मुझे वोट दे दो। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो नोटबंदी के नाम पर आप गुजरात में आकर वोट मांगिए। 3 काले कानूनों के ऊपर वोट मांगिए किसानों में, खेडूत में जाके, कि मैंने 3 काले कानून यहां पर पूरी तरह से लागू किए थे, मुझे वोट दीजिए। इन्होंने क्या दिया? जाति, धर्म, विभाजन, हिंदू मुस्लिम, 80-20, रामजादे, दूसरा शब्द, गोली मारो। ये इनके तमाम मंत्रियों की उपलब्धियां हैं। जो इस तरह की जितनी निम्न निकृष्ट शब्दावली का उपयोग करता है, वो उतना बड़ा मंत्री पद का हकदार हो जाता है। संसाधनों को कांग्रेस ने बनाया, इन्होंने संसाधनों को बेचा। डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर अपने मित्रों की तिजोरियों को भरा। नोटबंदी के नाम पर इन्होंने गरीब की जेब से पैसा निकाला, बैंक में पहुंचाया, सिस्टमैटिक वे में उसके अपने व्यापारियों के घरों में पहुंचाया, उनके खातों में पहुंचाया। और हालत यह है कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपया व्यापारियों का इस सरकार ने माफ कर दिया कर्जा। 9.91 लाख करोड़ रुपीस, लगभग 10 लाख करोड़ रुपया व्यापारियों का माफ किया। और 5 लाख करोड़ टैक्स का, उनका जो पैसा था टैक्स का, वो टैक्स छोड़ दिया। हिंदुस्तान का बजट लगभग 32-33 लाख करोड़ होता है और अपने व्यापारी मित्रों का फायदा 15 लाख करोड़ रुपया इन्होंने पहुंचा दिया। ये इनकी देन है। और फिर बड़ी बड़ी भाषण, बड़ा बड़ा ज्ञान पेलते हैं ये लोग आकर कि देश को पता नहीं हमने कहां पहुंचा दिया। एक तरफ हमने तमाम अधिकारों की बात की, इन्होंने अधिकार छीनने की बात की। और यही हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस का काम बोलता है। और कांग्रेस ने ही आज 140 करोड़ की इस आबादी के देश में अगर हरित क्रांति नहीं आई होती तो शायद 3 साल के अनाज के भंडार नहीं भरे होते। देश की जनता और खास तौर पर गुजरात की जनता आप साथियों के माध्यम से ये सोचे कि कांग्रेस ने किस तरह से देश का उद्धार किया। अब मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र पटेल साहब से मैं कहूंगा कि वो गुजरात के નમસ્કાર. ખાસ કરીને આજે આપણી વચ્ચે અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ કમિટીના પ્રવક્તા ભાઈ શ્રી આલોક શર્માજી, મારા ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મીડિયા સેલના પ્રભારી
ભાઈ હિરેનભાઈ બેંકર, ભાઈ હેમાંગભાઈ રાવલ, ઉપસ્થિત તમામ પત્રકાર મિત્રો, આપ જાણો છો કે ઇલેક્શનનો માહોલ છે. રાજ્યમાં ચૂંટણીઓને લઈને ચારે તરફથી જુદી જુદી વાતો કરીને ગુજરાતની પ્રજાને ક્યાંક ને ક્યાંક ભ્રમિત કરવાનો, ભ્રમ ઉભો કરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે કોંગ્રેસ આ વખત સાચી દિશા, કોંગ્રેસના કરેલા કાર્યો અને કોંગ્રેસે જે વિકાસ કર્યા છે એ મુદ્દાઓને લઈને કોંગ્રેસ જ્યારે પ્રજામાં જઈ રહી હોય અને અમે અમારું સ્લોગન આપ્યું કે કોંગ્રેસનું કામ બોલે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી માત્ર કોંગ્રેસને કોસવાનું કામ કરે છે. હું આપના માધ્યમથી એમને પૂછવા માંગુ છું કે આપ ગુજરાતની પ્રજા માટે આપે શું કર્યું એ વાત કેમ નથી કરતા? તમે કેટલા યુવાનોને રોજગારી આપી? તમે જે સ્લોગન સાથે આયા હતા, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजप सरकार, હું આ પ્રશ્ન એમને જ કરું છું કે बहुत हुई महंगाई की बार, अब क्या करेगी गुजरात की प्रजा? દિવાળીનો તહેવાર છે સામે. થોડાક દિવસો પહેલા જ તેલ ઉપર પાછળ જે જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુઓ છે એના ઉપર અસહ્ય ભાવ વધારો થયો છે. આજે એક પણ વસ્તુ એવી નથી કે ગેસ સિલિન્ડર હોય, સિંગ તેલ ખાવાનો, કપાસિયાનું તેલ હોય, ખાદ્ય પદાર્થની જીવન જરૂરિયાતની ચીજ વસ્તુ હોય, અને એના કરતા પણ વિશેષ દવાઓ જે છે, જે માણસની આજે જે લોકોને આર્થિક રીતે જે માણસ મુશ્કેલીમાં હોય, બીમાર પડ્યા હોય અને એમને દવાઓ લેવાની આવતી હોય, એની અંદર પણ 30 થી 25% દવાના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે. સામાન્ય વ્યક્તિને ઘર બનાવવાનું હોય તો સિમેન્ટ અને સ્ટીલ ને તમામ બિલ્ડિંગ મટીરિયલ્સના ભાવમાં પણ 25-30% વધારો થયો છે, જેના કારણે આજે લોકોનો ઘર ઉપર, મકાનો ઉપર 5 લાખ 10 લાખ રૂપિયા, 25 લાખ 20 લાખ રૂપિયાના એફોર્ડેબલ હાઉસ જે લોકો લેતા હતા, આજે સીધો એને 5 લાખ 10 લાખ રૂપિયાનો ભાવ વધારો. આજે લોકો હવે ઘર નથી લઈ શકતા. ગૃહિણીઓ આપણી છે, એમનું ઘરનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે. યુવાનો બેરોજગાર છે, કંટાળીને આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે. ક્યાંક ક્યાંક તો દુઃખદ વાત છે, કહેતાય આપણને આકરું લાગે છે. કુટુંબો લોકો પણ આ સરકાર સાથે કંટાળીને આત્મહત્યાઓ કરી રહી છે. કયા કયા આંદોલનો જે આ રાજ્યમાં છે કે જે નથી ચાલી રહ્યા? ખેડૂતો આંદોલનો કરી રહ્યા છે, આપણા આર્મીના સૈનિકો આંદોલનો કરી રહ્યા છે, આપણા તલાટીઓ આંદોલન કરી રહ્યા છે, વિદ્યાસહાયકો આંદોલન કરી રહ્યા છે, શિક્ષકોનું આંદોલન ચાલી રહ્યું છે, આઉટસોર્સિંગ કર્મચારીઓનું આંદોલન ચાલી રહ્યું છે, બેરોજગાર ઉમેદવારોનું આંદોલન ચાલી રહ્યું છે, પેપર કૌભાંડ, લીક કૌભાંડ એના યુવાનો આંદોલનો કરી રહ્યા છે, ગૌચર માટે આંદોલન ચાલી રહ્યું છે. એવા અનેક હું માનું છું કે મોટી સંખ્યામાં કોઈ વર્ગ, કોઈ સંસ્થા, કોઈ સમાજ, કોઈ સંગઠન એવું નહીં હોય કે જે આ સરકાર સામે પોતાના હકના અધિકારો માટે ના લડી રહ્યું હોય. તો આ સરકાર હવે કયા મોડે લોકો પાસે મત માંગવા જશે? ત્યારે માત્ર ને માત્ર જુઠ્ઠાણા ચલાવવા, લોકોને ક્યાંક ને ક્યાંક ગેરમાર્ગે દોરીને કઈ રીતે મતો લઈ લેવા, સત્તા કઈ રીતે લઈ લેવી. 27 વર્ષના તમારા શાસનની અંદર તમે એક પણ કામ તો બતાવો કે તમે પ્રજાલક્ષી, લોકોના સુખાકારી માટે તમે કર્યું. માત્ર તમે ખાનગીકરણ, વેપારીકરણ, શિક્ષણ, ગ્રાન્ટેબલ શાળા કોલેજો જોઈએ, યુનિવર્સિટીઓ તમે કેટલી બનાવી, કેટલી હોસ્પિટલો બનાવી. અરે આજે તો હોસ્પિટલોમાં ડોક્ટરો નથી, નર્સિંગ સ્ટાફ નથી. જે અમારા જેવા બાપુનગર જેવી વિધાનસભાથી હું ચૂંટાઉં છું, ત્યાં શારદાબેન જનરલ હોસ્પિટલ છે, જવાહરલાલ નહેરુ આ દેશના વડાપ્રધાન હતા, એમને એનું
ઉદ્ઘાટન કરેલું આજે આપ જઈને જોઈ શકો છો કે સમગ્ર પૂર્વ વિસ્તારની અંદર સૌથી મોટી જનરલ હોસ્પિટલ છે. કેવી બિસ્માર હાલત છે. એક સોનોગ્રાફી કરાવવામાં પેશન્ટ દર્દી જાય તો એને મહિના બે મહિનાનો એને ત્યાં સમય આપવામાં આવતો હોય છે. સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટરો નથી, સ્ટાફ નથી. આજે ભાજપના શાસનમાં કોઈ એને અપગ્રેડ કરવામાં નથી આવી. વીએસ હોસ્પિટલ જે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં જેની સ્થાપના પૂજ્ય સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ને પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીએ કરી હતી, ગરીબો માટે કરી હતી. આઝાદીની લડાઈમાં જે સ્વતંત્ર સેનાનીઓ બ્રિટિશરો સામે લડતા હતા એમને સારવાર નથી મળતી, એમના માટે આ હોસ્પિટલની સ્થાપના કરી. આજે આપ જુઓ છો કે વીએસ હોસ્પિટલ આજે મૂર્તપાય થઈ ગઈ છે. બાજુમાં એસવીપીપી હોસ્પિટલ બનાવી, એનું ખાનગીકરણ કરી નાખવામાં આવ્યું. સામાન્ય દર્દી આજે ત્યાં જઈ શકતો નથી. સામાન્ય વ્યક્તિઓને, સામાન્ય પ્રજાજનોને આજે રોજગાર નથી. એમના યુવાનોને શિક્ષણ લેવું હોય તો ખાનગી શાળા કોલેજોમાં જઈને શિક્ષણ લેવું પડે. હજારોની સંખ્યામાં ગ્રાન્ટેબલ શાળા કોલેજો બંધ કરી દેવામાં આવી છે. તો લોકો માટે તમે શું કર્યું છે? પ્રજા માટે શું કર્યું છે? એમને માત્ર ને માત્ર ખાનગીકરણ અને પ્રાઇવેટાઇઝેશનને તમામ તંત્ર સોંપી દીધું છે. યુવાનોને નોકરી કરવી હોય તો ફિક્સ પગારમાં આવો, કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિમાં જાઓ. શિક્ષણ લેવું હોય તો ખાનગી શાળા કોલેજોમાં જાઓ, સારવાર લેવી હોય તો ખાનગી હોસ્પિટલોમાં જાઓ. તો તમે લોકો માટે શું કર્યું છે? રોજગાર ક્યાં છે? આજે સરકારની અંદર 5 લાખ કરતા પણ વધારે સરકારી નોકરીઓ ખાલી છે. કેમ ભારતીય જનતા પાર્ટી નોકરીઓ નથી આપતી? કોંગ્રેસે આજે વચન આપ્યું છે કે અમારી સરકાર આવશે, અમે 10 લાખ યુવાનોને અને યુવતીઓને અમે નોકરીઓ આપીશું. અમે 300 યુનિટ વીજળી ફ્રી આપીશું. અમે 500 રૂપિયામાં ગેસ સિલિન્ડર આપીશું. અમે યુવાનોને 3000 રૂપિયા બેરોજગારી ભથ્થું આપીશું. 10 લાખ રૂપિયા સુધીની સારવાર અને દવાઓ અને કિડની, હાર્ટ અને લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ જેવા ગંભીર રોગો છે જે લોકો સારવાર નથી કરતા અને સારવાર વગર કેટલાક લોકો મૃત્યુ પામતા હોય છે. દુઃખદ અને વેદના આપણને આવતી હોય. એ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ વાત કરી છે કે અમે લોકોને ફ્રીમાં કરી આપીશું. સરકારની જવાબદારી છે. સરકાર પ્રજા માટે છે, લોકો માટે છે, લોકોના કલ્યાણ માટે છે. મને આજે પણ યાદ છે કે માધવસિંહભાઈ સોલંકીની સરકાર હતી અને મધ્યાહન ભોજન યોજના એ સમયની અંદર અમે લઈ આવ્યા હતા. શેના માટે? કે આ મધ્યમ વર્ગ, ગરીબ વર્ગનો બાળક એ શાળામાં આવે ને ભણે ને એને પૌષ્ટિક આહાર મળે. આજે એ બધું સરકારી તંત્રની અંદર, સરકારી શાળા કોલેજો બદતર, બિસ્માર, શિક્ષકો નથી, સ્ટાફ નથી, બંધ હાલતમાં આજે જોવા મળે છે. એનું રિઝલ્ટ અને એનું પરિણામ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. માત્ર ચિત્ર રજૂ કરવામાં આવે છે, જુદું ચિત્ર રજૂ કરવામાં આવે છે. આ કોરોના કાળની અંદર જે પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ, સમગ્ર દેશની અંદર કોરોના હતો, મહામારી હતી. જુદા જુદા રાજ્યોમાં પોતાની રીતે રાજ્યોએ કામ કર્યું છે. ગુજરાતમાં શું પરિસ્થિતિ થઈ? આપણને બેડ ના મળે, ઓક્સિજનનો બાટલો ના મળે, વેન્ટિલેટર ના મળે, મેડિસિન દવા ના મળે, રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન ના મળે, બ્લેકમાં મળે, ડુપ્લિકેટ ઇન્જેક્શનો વેચાય. કેટલા લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે, કેટલા લોકો મરણ પામ્યા છે અને કેટલા લાખો રૂપિયા સારવારમાં ખાનગી હોસ્પિટલોમાં લોકોના દર દાગીનાના મકાનો વેચાઈ ગયા પોતાના સ્વજનોનો બચાવવા માટે. આવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કર્યું તમે. 108 24 કલાક સુધી 108 ના આવે. સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર આપ સૌના માધ્યમથી સમગ્ર રાજ્ય જોયું છે, સમગ્ર પ્રજાજનોએ જોયું છે કે 108ની લાઈનો લાગી હોય 24 કલાક સુધી અને દર્દીઓને 108માં રહેવું પડે અને બેડ ના મળે. તંત્ર નિષ્ફળ, સરકાર નિષ્ફળ, કોઈ સાંભળે નહીં, કોઈ કોઈની તરફ જુએ નહીં. અને હવે વાત કરી કે કોરોના કાળમાં જે લોકો મરણ પામ્યા છે એ લોકોને 4 લાખ રૂપિયા તમે એને આપો. આજે સરકાર સાંભળતી નથી. કોંગ્રેસે વચન આપ્યું છે કે કોરોના કાળમાં જે પણ લોકો મરણ પામ્યા છે એને 4 લાખ રૂપિયા કોંગ્રેસ પાર્ટી એમના પરિવારજનોને આપશે. આર્થિક પરિસ્થિતિ લોકોની નબળી પડી હોય અને એને મદદ કરવી એ આપણી ફરજ બનતી હોય છે સરકારની. આજે આ તમામ અનેક બાબતો છે. સરકાર આજે 27 વર્ષ પછી
આજે તો હું માનું છું કે સમગ્ર દેશમાં પહેલી ઘટના હશે કે જ્યાં આખી આખી સરકાર બદલવી પડી, મુખ્યમંત્રીથી લઈને મંત્રીઓ સુધી બદલવા પડ્યા. આવું તો શું કારણ બન્યું છે? એ જ કારણ કે સરકાર ભારતીય જનતા પાર્ટી નિષ્ફળ ગઈ હતી અને એમને લાગ્યું પગ નીચેથી હવે જમીન ખસી રહી છે, લોકો માફ નહીં કરે. પણ તમે સરકાર બદલી નાખો તો લોકો ભૂલી જાય. લોકો પોતાનું દર્દ અને લોકો જે પીડા અને લોકો જે પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થયા છે એ સમયને લોકો ભૂલી શકતા નથી. લોકોનો યાદ છે. અને ટૂંક સમયની અંદર તમારા ગેરવહીવટો, તમારા ભ્રષ્ટાચારો એટલા ખુલ્લા પડ્યા છે કે તમારા 2 મંત્રીઓના તમારે તાત્કાલિક અસરથી એમના ખાતાઓ તમારે બદલી નાખવા પડે. એ જ તમારી નિષ્ફળતા બોલે છે. આજે માત્ર ઠાલા વચનો, જુઠ્ઠાણા ચલાવવા, લોકોને ભ્રમિત કરવા, લોકોને ક્યાંક ધાર્મિક લાગણીઓનો ઉશ્કેરીને મત લેવાના, વાત કરવાના, લોકોના હક અને અધિકારો માટે, લોકોના વિકાસ માટે, લોકોના રોજગાર માટે, યુવાનોના શિક્ષણ માટે, લોકોના આરોગ્ય માટે, ખેડૂતોનો આજે અનેક પ્રશ્નો છે. આજે ખેડૂતો પોતાના અનેક પ્રશ્નોને લઈને આંદોલનો કરી રહ્યા છે. ખેડૂત આજે આ જગતનો, આજે કિસાન જે છે આપણો અન્નદાતા છે, એ આજે આંદોલન કરી રહ્યા છે. એના માટે તમે કંઈ નથી કરી રહ્યા. સરકાર ચારે તરફથી ઘેરાયેલી છે. જ્યારે આજે મેદાનની અંદર માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી આવવું પડ્યું છે. ક્યાં છે ગુજરાત સરકાર? ક્યાં છે ગુજરાત સરકારના મંત્રીઓ? ક્યાં છે ગુજરાત સરકારના મુખ્યમંત્રી શ્રીઓ? કોઈ તમને દેખાશે નહીં. દેશના વડાપ્રધાન શ્રી પ્રચાર કરી રહ્યા છે. અમે પબ્લિકને કહીએ છીએ આ ગુજરાતનું ઇલેક્શન છે, આ આપણું ઇલેક્શન છે, તમારે તમારા પ્રતિનિધિ ચૂંટવાનું ઇલેક્શન છે. અને આ વખતે પબ્લિકે નક્કી કરી લીધું છે કે આ વખતે જે વચનો ઠાલા એમને આપેલા હતા એ ઠાલા વચનોથી લોકો હવે સમજી ગયા છે, લોકો જાગૃત બન્યા છે. અને એ જાગૃતતા લાવવા માટે કોંગ્રેસે પણ કમર કસી છે. અમે મોટા મહાસંમેલનો, ભાજપની સરકાર છે, આ કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે. હું એમને પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું, કોને પૈસે કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે? તમે લોકોની ટેક્સની ઉપર જે કર વસૂલ કરો છો, જે અમારા ઉપર જીએસટી, તમે દૂધ, દહીં, માખણ અને અમારી ખાવાની તમામ ચીજ વસ્તુઓ અને દરેક વસ્તુઓ પર જે ટેક્સ લાગે છે એનાથી સરકાર ચાલે છે. આપણા ઉપર જે કર વસૂલવામાં આવે છે એનાથી સરકાર ચાલે છે. અને શહેરમાં રહેતો નાગરિક તો 18% ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ, પ્રોપર્ટી ટેક્સ ઉપર જો ના ભરે તો 18% ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ ભરે છે. એની ઉપરથી કર વસૂલ કરવામાં આવે છે. અને એના નાણાંઓથી તમે આજે જે કાર્યક્રમો, સરકારી ખર્ચે તમે કાર્યક્રમો કરી રહ્યા છો, તમે એસટી બસો દોડાવી રહ્યા છો, લોકોને બસ નથી મળતી, તમારા કાર્યક્રમોમાં એસટી બસો દોડી રહી છે, લોકો રજડી રહ્યા છે. પણ આપણે જોયું હશે એમને આટલી બધી વ્યવસ્થાને સુવિધા આપવા છતાં એમના કાર્યક્રમો નિષ્ફળ જઈ રહ્યા છે. અને અમે લોકોની વચ્ચે જઈ રહ્યા છીએ. અમે લોકોની વચ્ચે ઘેર ઘેર ફરીને અમે લોકોને સાચી વાત, સાચી હકીકત, કોંગ્રેસનું કામ બોલે છે એ મુદ્દા સાથે અમે લોકોની વચ્ચે જઈ રહ્યા છે. અને ચોક્કસ અમને વિશ્વાસ છે કે આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઠાલા વચનો, ભ્રામિક પ્રચારો, ગુમરાહ કરવાના, ધાર્મિક લાગણીઓ ઉશ્કેરવાના ગમે તેવા પ્રયત્નો કરશે, પણ લોકો આ વખતે ગુજરાતમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટી જવું પડશે. અને કોંગ્રેસ જે 125 સીટોના સંકલ્પ સાથે આગળ વધી રહી છે, અમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આ વખતે ગુજરાતમાં પરિવર્તન છે અને કોંગ્રેસનું શાસન આવશે. કેમ કે લોકો ભાજપને ઓળખી ગયા છે. ધર્મના નામે મત ખાલી તમે માંગો. રામરાજની કલ્પના આપણે કરીએ છીએ. જે ભગવાન રામ જે સમાજ માટે આજે એના આપણે ઉલ્લેખો કરીએ છીએ કે રામરાજ કેવું હોવું જોઈએ, એની કલ્પના પણ જો આપણે કરીએ કે જેને રામાયણ વાંચી હોય એને ખબર હોય કે રામરાજ શું હતું. આજે અમે તો પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીથી લઈને જે લોકોએ ધર્મને પણ સાથે રાખ્યું છે, જ્યારે પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીની સવારે દિનચર્યા શરૂ થતી હતી ત્યારે સૌથી પહેલા એ ભક્તિ ભજનથી શરૂઆત એમની દિનચર્યા શરૂ કરતા હતા. અને એમને આ દેશની અંદર એકતા અને અખંડિતતા, સર્વધર્મ સંભાવની નીતિ આપી. એમને ધર્મના નામે કોઈ દિવસ આ દેશને તોડવાની વાત નથી કરી, આ દેશને જોડવાની વાત કરી છે. જ્યારે આપણે અખંડ ભારતનું નિર્માણ કરીએ, દેશની અંદર ભાઈચારો અને સદભાવના બની રહે, એ દિશાની અંદર કોંગ્રેસ આગળ વધશે. અને માત્ર લોભામણી વાતો કરીને, જુઠ્ઠાણું ચલાવીને કે લોકોની ધાર્મિક લાગણીઓ ઉશ્કેરીને મત ભાજપ નહીં લઈ શકે.
બસ આપ સૌને એટલી વાત કહું છું કે સાચી વાત, સાચા સવાલો, સાચા પ્રશ્નો સાથે અને કોંગ્રેસ સાચી ઇતિહાસને લોકોનો ભૂલાવી નથી શકતા. એ ઇતિહાસને અમે લોકોની જે વિકાસ અને અમે જે કામો કર્યા છે અને કોંગ્રેસનું કામ બોલે છે એ મુદ્દાઓને લઈને જવલક વિજય સાથે અમે આવીશું એટલી વાત કહીને હું જો આભાર આપું. कोई सवाल पत्रकार बंधुओं के हो तो सादर आमंत्रित हैं. आलोक जी, कल भाजपा अध्यक्ष ने ऐसा बताया कि कांग्रेस का जो कांग्रेस का काम बोले, कांग्रेस का काम नहीं बोले, इसको कारनामे बोलते, इसके सबसे शासन में नहीं है, लेकिन कारनामे दिखाते हैं. देखिए, बहुत अच्छा सवाल मेरे पत्रकार बंधु ने किया. जिस व्यक्ति के ऊपर 107 केस हों वो कारनामों की बात करता है. देखना पड़ेगा एफिडेविट में आईपीसी की कौन सी धारा ऐसी बची हुई है जो पाटिल जी के ऊपर नहीं लगी है, और कौन सा कारनामा ऐसा है और कौन सी आईपीसी की धाराएं ऐसी हैं जो भाजपा के सांसदों के ऊपर नहीं लगी हैं. सबसे ज़्यादा हीनियस क्राइम करने वाले सांसद भाजपा के संसद में बैठे हैं, और यहाँ के तमाम विधायक और मंत्रियों के ऊपर कौन कौन से केस लगे हुए हैं, कौन कौन से कारनामे हैं, ये गुजरात की जनता भली भांति जानती है. कारनामे तो आपकी सरकार के थे. आपने वो डबल इंजन में से एक इंजन पूरा हटा दिया, पूरी सरकार मुख्यमंत्री समेत. बहुत सारे कारनामे उनके हो गए थे, इसलिए उनको हटाना पड़ा था. और जिसके ऊपर 107 केस स्वयं के ऊपर हों उसको नहीं बोलना चाहिए. कारनामों के ऊपर कहावत है ना कि जिनके घर शीशों के होते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए. इतने कारनामे उनके हैं, एक एक करके भी अगर हम दिखाएं तो मुझे नहीं लगता कि वो कारनामों की जो पूरी लिस्ट है, वो पूरी लिस्ट आज हम अगर लेके बैठें तो शायद सबके हाथ में एक एक पर्चा देना पड़ेगा कि कितने कारनामे इस सरकार के, भाजपा सरकार के यहाँ पर रहे हैं, और किस तरह से कारनामों के माध्यम से इन्होंने युवाओं के हकों को ठगा है, और किस तरह से कारनामों के माध्यम से भ्रष्टाचार इन्होंने यहाँ पर फैलाया है. ये लोग कारनामों की बात करते हैं. वो कहावत है कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले. तो भाजपा जो है अपने गिरेबान में झांके, पहले अपने कारनामों की लिस्ट बनाए और गुजरात की जनता से माफी मांगे. थैंक यू. ઓકે, ધન્યવાદ. हाँ हाँ એક મિનિટ, એક સવાલ છે એમનો. હિંમતસિંહ, એક વિડીયો વાયરલ થયો છે સુરતના, અને એક બાળક છે તે વિમાનને અંદર કોકપીટમાં બેસીને ફ્લાઇટ ચલાવતો તેવો વિડીયો વાયરલ થયો છે. બાળક છે તે બિલુ કોરડિયા મંત્રી છે, એમના સભામાં આવે તેવું કહેવામાં આવ્યું છે. ગોવિંદ્ર છે જે કાયદાઓ અને નિયમો જે છે એ બધાને લાગુ પડતા હોય. પહેલી વાત તો કોકપીટમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ એ બહુ જ સંવેદનશીલ બાબત છે. એમાં કોઈ વ્યક્તિ એમાં એલાઉડ થઈ જ ના શકે. આવી બધી ગંભીર બાબતોની અંદર કોઈ પણ રાજકીય પક્ષના નેતા હોય કે કોઈ પણ વર્ગદાર વ્યક્તિ હોય, એમને એની ગંભીરતાનો ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કેમ કે જ્યારે આવી સંવેદનશીલ વસ્તુઓ હોય, એરોપ્લેન જેવી બાબત હોય કે એની અંદર ક્યાંક નાની મોટી ખામી સર્જાઈ જાય અને એમાં કોઈ મોટી દુર્ઘટના થાય તો કેટલાક લોકોનો એમાં જીવ પણ જઈ શકે. ત્યારે આપણને આપણા દીકરાઓ, આપણા પરિવારો વચ્ચે આપણને સ્નેહ હોય, પ્રેમ હોય, પણ એમનો સ્નેહ અને પ્રેમના કારણે કોઈ એવા ગંભીર પરિણામો ના આવી જાય કે જેના કારણે કોઈનું જીવ જોખમમાં આવી જાય. આવી બાબતની ગંભીરતા રાખવી જોઈએ. સરકારે પણ આ વાતની ગંભીર નોંધ લેવી જોઈએ કે આવા બનાવો બનવાથી ક્યાંક જીવલેણ અકસ્માતો થાય, જીવલેણ ઘટનાઓ બની જાય. આ ખૂબ ગંભીર બાબત છે અને આ ગંભીર બાબતમાં સરકારે જે પણ પગલાં લેવા જોઈએ એ લેવા જોઈએ. અને પરિવારોએ પણ સાચવવું જોઈએ કે ભગવાન ઈશ્વરે આપણને બધું આપ્યું હોય, પણ જ્યાં કોઈ આવી વસ્તુ હોય એની સિરિયસનેસ સમજીને આવી ઘટના ના બનવી જોઈએ એવું સ્પષ્ટ રીતે માનું છું.
जी पंकज जी 1 मिनट में पक्ष से प्लीज काम आने की उम्मीद है या कब तक? और दूसरा हाँ, सवाल है, हाँ, शंकर करूँ जी का क्या स्टैंड है? कब तक वो विधि विधान से कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं? तो देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का टिकट वितरण का एक सिस्टम होता है। उसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, पीईसी, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी, हमारी तमाम जो लिस्टें हैं वो सब प्रोसेस में हैं। अभी कल या परसों में कोई लिस्ट आ रही हो, ऐसी मेरे पास आधिकारिक कोई जानकारी, कोई सूचना नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले आप ही, हमारे सबसे निकटतम बंधु हैं, सबसे पहले आप ही को बताएंगे। 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। क्या केवल हिमाचल का ही चुनाव घोषित होगा या गुजरात का भी हो सकता है? अगर हो सकता है तो कांग्रेस की क्या तैयारी? देखिए, मुझे लगता है कि अभी सूत्रों के माध्यम से और मीडिया के साथियों से माध्यम से जो पता चल रहा है कि 3-4 दिन से हिमाचल के उत्तरी भाग में काफ़ी बर्फ गिरी है, उस वजह से इलेक्शन कमीशन आज शायद हिमाचल के लिए 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आधिकारिक तौर पर तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तभी पता चलेगा, लेकिन अगर वो गुजरात के लिए भी करते हैं तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ तैयार है। धन्यवाद। एक सेशन લઈ લેવાનું છે કોંગ્રેસનું કામ। આ બધા સર को दो सर आप एक और। ये कांग्रेस के काम जो बोलते हैं उनके बारे में एक केवल वानगी भर है। कारनामे उनके बोलते हैं, काम हमारा बोलता है। આ હકીકત છે અને આજે અમે જે મુદ્દાઓ આમાં જે લખ્યા છે એ ઇતિહાસ અને આજે પણ રાજ્યમાં તમે જશો ત્યાં તમને જોવા મળશે। એને ઇતિહાસને બદલી શકતા નથી। ધન્યવાદ। આભાર। बहुत बहुत धन्यवाद।